नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। और सबसे पहले आज हम बात करेंगे एक अहम अपडेट की, वो है एमसीएक्स इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड कॉन्क्वेस्ट क्विज कंपटीशन की। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान भी हैं। एमसीएक्स के फंक्शनल हेड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के एवीपी आशुतोष वशिष्ठ जी हैं। इनसे हम जानते हैं कि एमसीएक्स आईपीएफ कॉन्क्वेस्ट क्विज कंपटीशन के बारे में। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष जी, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। एमसीएक्स आईपीएफ कॉन्क्वेस्ट की अगर बात करें तो 7 साल का वक्त हो चुका है। अब इतने 7 सालों में कितना बड़ा मंच बन गया है, और ये जो ज्ञान का महासंगम या फिर इसे महासंग्राम भी कह सकते हैं, ये कितना बड़ा मंच है, और स्टूडेंट्स के लिहाज से देखें तो कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है ये? हाँ, ये एमसीएक्स कॉन्क्वेस्ट की जो शुरुआत थी 2018-19 में हुई थी, वो हमारा पहला एडिशन था। हमें क्या ज्ञात हुआ कि जो कमोडिटीज़ मार्केट हैं उसमें स्टूडेंट्स के लिए, एकेडमिक वर्ल्ड के लिए किसी तरह का कोई कंपटीशन नहीं है। आप इक्विटीज़ मार्केट वगैरह में आप देखें बहुत सारे कंपटीशन हैं, लेकिन कमोडिटीज़ मार्केट में नहीं है। तो तभी हमको एक ये आइडिया आया, एक यूनिक, कि ये एक और माध्यम हो सकता है कमोडिटीज़ मार्केट के बारे में बताने का स्टूडेंट्स को, जहाँ पर वैसे तो हम उनके लिए सेशन ले सकते हैं, उनको कमोडिटीज़ मार्केट में बारे में अवगत करा सकते हैं, बहुत सारा ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन इसमें यहाँ पे जिज्ञासा उन्हीं की तरफ से आएगी क्योंकि ये एक कंपटीशन है। तो ज्ञान जो है वो खुद वो खोजेंगे ताकि इसमें वो सफल हो सकें। तो तभी जो है हमने ये फॉर्मेट जो है एक कमोडिटीज़ क्विज का हमने वो लॉन्च किया। पहला एडिशन जो था मैंने आपको बताया कि 2018-19 में हुआ था। फिर होते होते जो है अभी 7वें एडिशन पे हैं। जब हमने पहली बारी उसको किया था तो उस समय कुछ 50-60 इंस्टीट्यूट से उन्होंने उसमें भाग लिया था, और फिर कुछ 250 स्टूडेंट्स ने उस समय वो इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट किया था। अब हम देखते हैं कि ये 6-7 साल की जो पूरी जर्नी है, इसमें इस साल कुछ 650 से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स ने भाग लिया है, जिसमें कुल मिला के उनके जो स्टूडेंट्स हैं उसमें कुछ 9-10 हज़ार स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इसमें लिया है, जिसमें 40% जो है महिलाएं भी हैं। ओके, तो एक बड़ा दायरा है और स्टूडेंट्स की लगातार यहाँ पे दिलचस्पी बढ़ रही है। और जैसा आप कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में स्टूडेंट्स के जो नंबर्स है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में कंपटीशन में हिस्सा लेने वालों में किस तरह का बदलाव आशुतोष जी आया है, और कमोडिटी मार्केट को समझने में इसने उनकी कैसे मदद की है? तो जब हम शुरू में किया था, हमने जो कंपटीशन था, तो ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पहले एक राउंड होता था। उसके बाद जो है हम जो भी जोन से जो टॉप के 20-25 जो स्टूडेंट्स होते थे, उनको जो है हमारा एक वो स्क्रीनिंग राउंड होता था। उसके बाद जो है फाइनल, जो भी उसमें टॉप 2 हर एक जोन में जो होता था, पार्टिसिपेट करता था, वो फिर फाइनल में जाता था। फिर बाद में हमने देखा कि ये तो क्योंकि सिर्फ एक वो क्विज़ है, क्विज़ में अगर आप जानकारी रखते हैं जो कुछ मार्केट में जो ना चल रहा है रोज़, तो हमने सोचा कि जो ना उसको हम थोड़ा और जो है ना उसको डीप डाइव करेंगे। तो फिर बाद में क्या हुआ कि आते आते हमने जो है इसमें कुछ और जो है ना इसमें लेयर ऐड करी, जहाँ पे हमने एक्स्ट्रा जो है ना इसमें राउंड्स डाले। तो केस स्टडी कंपटीशन हमने इसमें डाला, इसमें हमने पैनल डिस्कशन डाला। केस स्टडी में स्टूडेंट्स को जो है कुछ अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी गई कमोडिटीज़ मार्केट के बारे में, फिर बाद में उनसे कुछ सवाल पूछे गए, तो एक अलग तरीका था उनके जो नॉलेज है उसको जानने का। इसके अलावा पैनल डिस्कशन में क्योंकि आप बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कस करते हैं, तो उसमें आपकी जो एबिलिटीज़ हैं कि आप जो है ना क्वेश्चंस हैं, प्रश्नों को किस तरह से उत्तर देते हैं, उसको किस तरह से उसकी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करते हैं, और इसके अलावा स्पॉन्टेनियस आप कितने हो सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो हैं मतलब एबिलिटीज़ जो हैं, ये टेस्ट हमने होलिस्टिकली जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं हर एक नए एडिशन के साथ, तो नए नए ये लेयर्स के साथ ऐसे ऐड करके हमने जो है ना स्टूडेंट्स को जो है ना पूरी तरह से और जो है ना कंपटीशन को जो है टफ थोड़ा बनाया है।
तो ये आपका मकसद तो सिर्फ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ज्ञान बढ़ाए और नए जनरेशन्स को कमोडिटी मार्केट के बारे में, उनकी बारीकियों के बारे में पता हो। सर, बदलते हुए फाइनेंशियल लैंडस्केप और कमोडिटी ट्रेडिंग में बढ़ते इंटरेस्ट को देखते हुए एमसीएक्स आईपीएफ कॉमक्वेस्ट ने खुद को कैसे बदला है? तो जैसे मैं आपको पहले बताया था, हमने खुद जो है इसका फॉर्मेट जो है लास्ट के 2 सालों में वो चेंज किया है। पहले फॉर्मेट जो है ना उसमें 3 राउंड्स होते थे, फिर बाद में है हमने क्या किया कि और थोड़ा डीप डाइव हुए, तो हमको लगा कि हमें पूरे जो ना हिंदुस्तान में और ज़्यादा पेनिट्रेट करना है, तो जहां हम जोनल फाइनल्स भी लेकर आए। तो जोनल फाइनल्स में जो है हमने केस स्टडी के कंपटीशन इंट्रोड्यूस किए। जो पहला कंपटीशन होता है वो सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का होता है, जो कि दिसंबर में होता है। उसके बाद जो है टॉप 20 स्टूडेंट्स को हर एक जोन में सिलेक्ट किया जाता है। उसके बाद जो उनका एक स्क्रीनिंग राउंड होता है, जिसमें हम उनको थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। उनकी इंटेलिजेंस जो है कमोडिटीज़ के मार्केट के बारे में क्या है, डेरिवेटिव्स के मार्केट में क्या है, जनरल जो जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसके बारे में इनकी क्या जानकारी है। फिर जो उनमें से हर जोन में जो टॉप 8 स्टूडेंट्स होते हैं वो नेक्स्ट राउंड में जाते हैं, जोनल फाइनल, जो कि मैंने कहा हमने नया इंट्रोड्यूस किया था 1 साल पहले ही, जिसमें हम कंपटीशन जो कि पूरे दिन का होता है, उसमें स्टूडेंट्स की जो है ना मतलब काफ़ी मतलब फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स जो है उनका मतलब ग्रीनलिंग होती है। आपका क्विज भी होता है, उसमें केस स्टडी कंपटीशन होता है, उसमें पैनल डिस्कशन होता है, और फिर उसमें से जो जो टॉप के स्टूडेंट्स जो उभर के आते हैं हर जोन से, वो अल्टीमेटली फाइनल पहुंचते हैं। तो हमको लगा कि हाँ, जितनी ज़्यादा जो है ना स्टूडेंट्स को जिज्ञासा जगाई जाए अलग अलग तरीके के कंपटीशन से, उसको एक ही फिर कंपटीशन में पिरोया जाए, तो ये हमने अपने आपको जो है ना इसमें वो चेंज किया था, ढाला था। ओके सर, एक और सवाल आशुतोष जी, कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले और ऑडियंस को एमसीएक्स आईपीएफ कॉमक्वेस्ट के 7वें एडिशन से क्या उम्मीदें रखनी चाहिए, और ये पिछले सालों से कितना अलग होगा, उनके लिए कितना अनुभव ये अलग होगा? हाँ, तो इसमें है जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर चुके हैं, हर जोन से जो है ना 2-2 स्टूडेंट्स आए हैं, तो टोटल 8 स्टूडेंट्स जो हैं ऑलरेडी दिसंबर से काफ़ी कंपटीशन उनका हो चुका है। तो काफ़ी आप देखेंगे जो अभी आने वाला जो फाइनल है, ग्रैंड फिनाले है, उसमें इट विल बिकम इवन मोर टफ थोड़ा उनके लिए जो है। जैसे मैंने आपको कहा था पहले भी कि पहले एडिशन के मुकाबले लास्ट ईयर से हमने जोनल फाइनल्स भी उसमें ऐड किया है, जिसमें और भी जो कॉम्पिटिशन्स आए हैं, जैसे केस स्टडी है और आपका जो पैनल डिस्कशन है। सो अभी आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो फाइनल राउंड होगा वो और भी ज़्यादा एक्साइटिंग होगा ऑब्वियसली, और इसके अलावा जो है ना मतलब काफ़ी पहले के मुकाबले जो है ना टफ रहेगा सारे स्टूडेंट्स के लिए। ओके, शुक्रिया आशुतोष जी, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को बताया कि कैसे एमसीएक्स आईपीएफ कॉमक्वेस्ट क्विज कंपटीशन के जरिए आप लगातार नए जनरेशन्स को अपडेट कर रहे हैं, उनका ज्ञानवर्धन कर रहे हैं, और लगातार कमोडिटी मार्केट का दायरा बढ़ाने के लिए आप लोगों की ये मुहिम लगातार हर साल चल रही है, और 7वें एडिशन तक हम पहुंच चुके हैं। चलिए, कमोडिटी मार्केट की ओर कि हम बात चर्चा कर ही रहे हैं, अब आज ट्रेड के हिसाब से क्या करना है आपको, इसकी चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ किशोर नारने साहब बने हुए हैं मोतीलाल ओसवाल से। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। शुरुआत सोने चांदी के साथ करेंगे सर। खबरें कई सारी हैं, यूक्रेन भी सीज फायर के लिए तैयार है, रूस का रिएक्शन क्या आता है, ये सब देखने वाली बात है। क्या करना चाहिए? और इस बीच चांदी काफ़ी तेज हो गई, 98,500 के करीब पहुँच चुकी है। क्या खरीदना चाहिए सर आज? आई थिंक दोनों सोना चांदी थोड़ा सा पॉजिटिव है आज के लिए। अगेन इन्फ्लेशन, यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आना बाकी है। अगर इन्फ्लेशन डेटा अभी भी सख्त आता है, अगर हायर इन्फ्लेशन नंबर्स आता है, तो कहीं ना कहीं जो रेट का जो कटौती है इंटरेस्ट रेट्स का, उसमें बाधा पड़ सकता है, में करेक्शन आ सकता है। बट आई थिंक जो नेचुरल अनसर्टेनिटी है, स्पेशली जो ट्रम्प के आने के बाद जो टैरिफ रिलेटेड अनसर्टेनिटी है, और जो एंटायर फाइनेंशियल मार्केट्स में जो अनसर्टेनिटी है, उसके वजह से जो है गोल्ड का स्ट्रेंथ है वो बने रहे हैं। एंड डिस्पाइट डॉलर इंडेक्स का स्ट्रेंथ के बावजूद भी गोल्ड ये लेवल्स पे टिका हुआ है। तो मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं करता हूँ कि इन्फ्लेशन अभी इमीडिएटली बहुत स्ट्रांग होगा, बट जो करंट जो पॉलिसीज है वो एक्चुअली आपको 6-8 महीने के बाद इन्फ्लेशन बढ़ाने वाले पॉलिसीज हैं।
हाल फिलहाल के लिए अभी का नंबर्स मुझे बहुत ज्यादा चिंतादायक नहीं लग रहा है। तो मैं गोल्ड सिल्वर दोनों में बाई साइड पे रहना चाहूंगा कि गोल्ड में अप्रैल वाइज अराउंड 85-900 के आसपास बाइंग कर सकते हैं। अपसाइड में 86-300 के आसपास का टारगेट रख सकते हैं। जहां तक सिल्वर की सवाल है, आई थिंक 98,000 के आसपास बाइंग कर सकते हैं। 99,000 के ऊपर का टारगेट रखना चाहिए। प्रोबेबली आपको एक हफ्ते 10 दिन में आपको शायद लाख रुपए के आसपास सिल्वर आते हुए नजर आ सकता है टेम्पररीली भी। और हमारा जो लॉन्ग टर्म व्यू है 1 लाख। यानी आपको लग रहा है कि चांदी जल्द 1 लाख रुपए भी हो सकती है। चलिए क्रूड की बात करते हैं। क्रूड को लेकर एक खबर यह है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने 2025 के लिए सरप्लस के अनुमान को कम कर दिया है और साथ ही इनको लगता है कि ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों से अगर सप्लाई कम होती है उससे यहाँ पर सप्लाई कम होगी और EIA की जो मंथली रिपोर्ट थी वहाँ से भी इन्वेंट्री कम होने के संकेत दिख रहे हैं। किशोर सर, क्या लग रहा है, क्रूड में कुछ पुल बैक रैली की उम्मीद करनी चाहिए या अभी भी आप लोगों को लग रहा है कि और गिरावट बची है क्रूड में? किशोर सर। नहीं, अभी भी मुझे लगता है कि हल्का सा गिरावट बची है। हाँ, अभी भी हमको लग रहा है कि हाँ, हल्का सा गिरावट ही बची है। मुझे लगता है कि यहाँ पे 5800 या 5880 आसपास अगर यहाँ से $1 भी अगर ऊपर जाता है, 70-80 रुपए अगर ऊपर जाता है, तो वहां पे मैं बिकवाली का सलाह दूंगा। डाउन साइड में आपको 5770 के आसपास का आप टारगेट रख सकते हैं। अपसाइड में 5950 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओवरऑल दोनों नेचुरल गैस और क्रूड दोनों में आज के लिए इंट्राडे में वीकनेस एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और नेचुरल गैस में अगर देखें तो प्रॉब्ली 380 के आसपास यहाँ पे बिकवाली का लेवल बन सकता है। 374 का आप टारगेट रखना चाहिए। एंड अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं तो 375 का जो है पुट ऑप्शन, 375 स्ट्राइक प्राइस का जो पुट ऑप्शन है नेचुरल गैस में, वो 14 रुपए के आसपास अवेलेबल है। तो 12-12.5 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 17-18 रुपए का टारगेट के लिए आप 375 का कॉल पुट ऑप्शन ले सकते हैं नेचुरल गैस में। सर, मेटल्स में आपको क्या पसंद है? LME पे कॉपर की इन्वेंट्री कम होने की खबर से यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन बाकी दायरे में है। ट्रंप के बयान जिस तरह से आ रहे हैं, पहले वो डबल टैरिफ लगाने की बात स्टील और एल्युमिनियम में कनाडा पे कर रहे थे, अब उससे पलट भी रहे हैं। क्या लग रहा है उन सबको देखते हुए मेटल्स में आज की चाल क्या रहेगी और यहाँ से कोई टॉप ट्रेड हो आपकी तरफ से, किशोर सर? आई थिंक एल्यूमिनियम का जो है आपको मतलब अमेरिकन प्रीमियम जो है वो तुरंत मतलब अचानक से बढ़ गया है, अगेन टैरिफ्स के वजह से वो है। एंड बिकॉज ऑफ दैट कि काफी हद तक मेटल का मूवमेंट है तो टुवर्ड्स अमेरिका वो बढ़ रहा है। एंड ओवरऑल में एक बार जो है ग्लोबल मार्केट्स में एल्यूमिनियम का एक प्राइसेस का एक मोमेंटम बना हुआ है। एंड एट द सेम टाइम थोड़ा बहुत कॉपर का भी मुझे लगता है कि आज के लिए इंट्राडे स्लाइटली पॉजिटिव हो सकता है। कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों पॉजिटिव हो सकता है। अगर ट्रेड करना है तो एल्यूमिनियम 265 के आसपास इसमें खरीदारी करके चल सकते हैं। 263 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और 269 का टारगेट के लिए एल्यूमिनियम में बाई साइड पे रह सकता है। सर, नेचुरल गैस 3% से ज्यादा आज टूटा हुआ है। अपने हालांकि अनुमान था कि सर्दी ज्यादा वहां पे होगी, हीटिंग डिमांड रहेगी, लेकिन दूसरी तरफ अपने साइकिल के सीजनल डिमांड जो होती है उसके आखिरी लेग में है। क्या लग रहा है नेचुरल गैस की चाल आगे क्या रहेगी सर? जैसा मैंने बोला कि प्रॉब्ली ये यहाँ पे फर्दर गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 374 डाउन साइड आपको दिख सकता है। 374 373 तक भी आपको डाउन साइड दिख सकता है। मेरे हिसाब से अगर इंट्राडे में 1-2 रुपए अगर उछाला मिलता है 378 से 380 के बीच में मुझे अच्छा सेलिंग लेवल दिखता है। स्टॉप लॉस ऑफ 384 के पास मेंटेन करना चाहिए। एंड अगेन ऑप्शंस में 375 का जो पुट ऑप्शन है वो लेके चल सकते हैं। 17-18 रुपए के आसपास का आप टारगेट रख सकते हैं। 14 रुपए के आसपास अवेलेबल है 375 का पुट, वो खरीदारी करके चल सकते हैं। खरीदने की सलाह यहाँ पर भी आ रही, काफी वोलेटाइल काउंटर है, पुट के जरिए जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, नॉन एनर्जी मार्केट में फटाफट से आपने राय रख दी।